हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल F4 फाइनेंस में। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी लगातार समय समय पर आंदोलन करते थे कि सरकार ओपीएस को पुनः लागू करे, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में ये रहता था कि रिटायरमेंट के बाद 50% ड्रॉन सैलरी का जो है वो आपको मिलता था। यानी कि रिटायरमेंट के समय अगर आपको जो लास्ट सैलरी मिल रही है वो अगर 50,000 है, तो आपको जो पेंशन मिलेगा वो 25,000 का पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी ज्वाइन किए हैं उनको सबको सरकार ने जो है वो न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया, यानी ओल्ड पेंशन जो है वो हटा दिया उनके लिए। तो इससे क्या हुआ, न्यू पेंशन स्कीम में कोई एश्योरेंस नहीं था। यानी अगर आप 1 लाख रुपये सैलरी पे रिटायर हो रहे हैं तो आपको ये नहीं है कि 50,000 मिलेगा, यहाँ तक कि आपको 12,000 15,000 कुछ भी मिल सकता है। मतलब अनसर्टेनिटी था। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी था जिसकी वजह से जो 1 लाख, जो 50,000, 60,000 पे अपना जो लाइफ मेंटेन करते थे, रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफ बुरी तरीके से हो जाती थी। और कोर्ट भी लगातार इस पर जो है वो बोल रही थी सरकार को कुछ करो इसके लिए। ठीक है, तो सरकार का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पर रहता था। और सरकारी कर्मचारी की भी संख्या बहुत ज़्यादा है देश में, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर भी वोट बैंक का जो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था, क्योंकि अपोजिशन पार्टी लगातार इस पर हमला बोलती रहती थी सरकार को इसको लेकर के। ठीक है, तो सरकार ने एक नया तरकीब निकाला यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का मिला जुला रूप है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि यूपीएस जो है वो कैसे है, कैसे काम करता है और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे इसके बारे में पूरा इसका फीचर देखेंगे और ये कैसे काम करेगा, कितना आपको सैलरी मिलेगा, आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है इसके अंदर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 चीज़ों के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे अभी जो लागू हुआ है यूपीएस के बारे में, उसके बाद जो एनपीएस जो चल रहा है वो, और यूपीएस ओपीएस जो चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जो 1 जनवरी 2004 से पहले जो ज्वाइनिंग किया है उन सबको ओपीएस मिल रहा है, उसके बाद अभी जो रिटायर्ड हुए हैं कुछ दिन पहले उनको एनपीएस मिल रहा है, और यूपीएस जो है वो अब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे कब ये लागू होगा, इसके बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में इन तीनों को जो है वो कंपेयर करके देखेंगे कि कौन कौन से क्या मिलने वाले हैं, यूपीएस, एनपीएस वर्सेस ओपीएस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि अभी लागू हुआ। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अभी जो है वो अप्रूवल दे दिया न्यू पेंशन स्कीम का, जिसके तहत ये जो है वो फाइनेंशियल 2025-26 से लागू हो जाएगा। यानी कि ये अभी लागू नहीं हो रहा है, तो कब कब लागू होगा, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी जो चल रहा है वो एनपीएस ही चल रहा है। ठीक, एनडीए लेड गवर्नमेंट ने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। अब इसके हम देखते हैं कि इसका फीचर क्या क्या है, यानी कि ये जो यूपीएस आया है इसका फीचर क्या है। तो देखिए, एक करके सारे फीचर की बात करेंगे। नंबर 1 फीचर इसकी अगर बात करते हैं तो अंडर द यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, a provision of the fixed assured pension unlike the new pension scheme which does not promise to fix pension। देखिए, अब जो मिलेगा आपको वो फिक्स पेंशन मिलेगा। यानी कि पहले जो न्यू पेंशन स्कीम में फिक्स नहीं मिलता था, किसी को जो है वो कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, वो एश्योरेंस पे डिपेंड करता था कि कितना आपने जो है एक्यूमुलेट किया है न्यू पेंशन स्कीम में, आपका कॉर्पस कितना बना है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो है वो फिक्स पेंशन मिलेगा। ठीक, तो ये एक अच्छी बात है कि अब जो है वो पहले से पता रहेगा कि मुझे कितना फिक्स पेंशन मिलने वाला है। दूसरा नंबर की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको जो है वो 50% आपको जो मिलेगा एवरेज बेसिक पे अर्निंग ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ प्रीसीडिंग रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के समय लास्ट 12 मंथ का जो पे है उसका जो एवरेज बनेगा उसका 50% आपको मिलेगा। ये आपका एश्योरेंस रहेगा। आप खुद जोड़ करके देख सकते हो कि आपका पेंशन कितना मिलेगा। लेकिन ये कब मिलेगा, जब आप मिनिमम 25 साल की सर्विस जो है वो कंप्लीट कर चुके हो। यानी कि अगर आप 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं तब आपको ये मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। आपने मान लेते हैं कि अभी आप रिटायर हो रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं, तो अभी से 12 महीने पहले तक की सैलरी जोड़िए, उसको 12 से डिवाइड करिए, जो आपका आता है उसको 50% कर दीजिए, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी पहले जो कोई अनसर्टेनिटी रहता था वो खत्म हो गया। तीसरा अगर बात करते हैं तो इसमें जो है वो 5 पिलर है, 5 पिलर है। कौन कौन से? एश्योर्ड पेंशन, ये जाहिर सी बात है, इसमें आपको बता दिया कि एश्योर्ड पेंशन मिलेगा जो कि 50% मिलेगा। दूसरा है एश्योर्ड फैमिली पेंशन, यानी कि पहले क्या रहता था, फैमिली को पेंशन नहीं मिलता था, लेकिन अब क्या है, अगर आप किसी वजह से अगर जो पेंशन ले रहे हैं उनको अगर मौत हो जाती है किसी कारण से, तो उनके फैमिली डिपेंडेंट जो है वो उनको पेंशन मिलेगा। साथ ही एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, यानी कि एश्योर्ड मिनिमम पेंशन भी मिलेगा। अब एश्योर्ड मिनिमम पेंशन क्या है, इसकी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, यानी कि समय के साथ जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसके अनुसार जो इन्फ्लेशन है उसका इंडेक्सेशन के साथ आपका जो है वो पेंशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ग्रेचुइटी भी आपका मिलेगा। तो ये 5 पिलर है इसमें। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के, तो देखिए, अंडर दिस पेंशन स्कीम फिक्स पेंशन अमाउंट अवार्डेड विल बी 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे। यानी कि मैंने आपको बताया कि 50% आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप रिटायर हो रहे हैं, उसका जो एवरेज बनेगा 12 मंथ का
उसका 50% आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ये आपको कब मिलेगा, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 25 पर ईयर की आपको सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, अगर आपको मिनिमम पेंशन चाहिए यानी कि 25 अगर ईयर आपकी सर्विस हो गई तो आपको 50% आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 साल नौकरी करके अगर आप रिटायर हो जाते हैं तब भी आपको जो है वो पेंशन मिलेगा। और वो कितना पेंशन मिलेगा, आपको 10,000 का जो है वो पेंशन मिलेगा, ठीक। 10 साल अगर आप मिनिमम सर्विस करते हैं, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं या फिर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आप सर्विस से बाहर हो जाना चाहता हूं, तो 10,000 का आपको मिनिमम जो है वो पेंशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इसमें है। अगर हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं तो चलिए 5वां पॉइंट देख लेते हैं इसमें। देखिए 5वां पॉइंट, एश्योर्ड फैमिली पेंशन, द रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ द पैकेज ऑफ द फैमिली पेंशन अमाउंटिंग टू 60% ऑफ द पेंशन एम्प्लॉय बेसिक पे। देखिए अब अगर किसी कारणवश जिसको पेंशन मिल रहा है उसकी मौत हो गई तो उसके जो डिपेंडेंट है, उसकी जो फैमिली है, उसके जो स्पाउस है, उसको कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। यानी जो पेंशन मिल रहा था उसका 60% अब जो है वो उसके स्पाउस या फिर उसके डिपेंडेंट को मिलेगा, ठीक। ये अच्छी बात है। अगर हम छठे पॉइंट की बात करते हैं तो एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, जो मैंने बताया मिनिमम पेंशन एश्योर्ड, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप एटलीस्ट 10 साल की अगर आप नौकरी कर लेते हो तो आपको 10,000 का जो पेंशन है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 10 साल की नौकरी कर लेते हो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपको 10,000 का पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप 25 साल की नौकरी कर लेते हो तो लास्ट आपने जितनी सैलरी उठाई थी उसका आपको जो है वो 50% का आपको मिलेगा, ठीक। सातवां अगर हम बात करते हैं इसका तो 60वां देख लीजिए, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, यानी कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी आपके जो ये पेंशन है उसमें भी आपका महंगाई का जो इंडेक्सेशन है वो जुड़ेगा और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका अच्छी बात कही गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे जैसे आपका बढ़ेगा ओवर टाइम वैसे वैसे आपका जो इंडेक्सेशन बढ़ेगा, आपका मेंटेन द रियल वैल्यू ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी का आपको बेनिफिशियरी मिलेगा, ठीक। तो ये अच्छी बात है। 8वां अगर बात करते हैं तो इसमें आपका ग्रेजुएटी की बात की गई है। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल टू रिसीव लमसम अमाउंट अलॉन्ग विद द ग्रेजुएटी। देखिए अब इसमें दो फायदे हैं। पहला है आपको ग्रेजुएटी तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जो एक आपका सर्विस टोकन होता है एक तरह से, आप जो है वो एम्प्लॉयर जो आपको देता है कि आपने इतने साल तक काम किया हमारे कंपनी में, इसके लिए आप जो टोकन ऑफ थैंक्स रहता है उसको बोलते हैं ग्रेजुएटी, जो आपको मिलेगा। साथ ही आपको लमसम अमाउंट भी मिलेगा, ठीक है, जो कि 1/10 ऑफ द ये लास्ट आपको जो लास्ट पेमेंट है उसका 6 मंथ करके मिलेगा। यानी मान लेते हैं कि आपने जो है वो लास्ट आपका रिटायरमेंट हुआ 50,000 पे, मान लेते हैं कि 50,000 पे आपका रिटायरमेंट हुआ, तो हर साल में 2 बार आपका जो है वो 1/10 जुड़ेगा, ठीक है। और ऐसे जितना साल आपने सर्विस किया उस साल, मान लेते हैं कि आपने सर्विस जो है वो 25 साल किया, ठीक है, तो अगर 6-6 महीने करके जोड़ते हैं तो 50 बार जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, 1/10 ऑफ उस साल का जो है वो लास्ट जो पे है वो, यानी कि 12वां महीना का जो पे रहेगा उस साल का जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पे जो है वो उस साल का जुड़ेगा और जितना भी बनेगा वो आपको लमसम में मिल जाएगा। और मेन बेनिफिट क्या है कि ये लमसम जो मिलेगा वो आपका जो है वो पेंशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि दिस पेमेंट डज नॉट डिमेज द अमाउंट ऑफ द एश्योर्ड पेमेंट द एम्प्लॉय विल बी रिसीव्ड। यानी कि एम्प्लॉय जो आपका रिसीव करेगा, यानी आप जो रिसीव करोगे पेंशन इसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद, तो ये लमसम से ऐसा नहीं कि आपका पेंशन घट जाएगा, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में घटता था, लेकिन इसमें आपका नहीं घटेगा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम से ये एक इसमें एक ज़्यादा और फायदा है, ठीक है। अब हम आगे अगर बात करते हैं इसको लेकर के 9वें पॉइंट की, तो देखिए 9वें पॉइंट की बात कर लेते हैं, एक मिनट, हाँ 9वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये देखिए 9वां पॉइंट, द यूपीएस इज डिज़ाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सपोर्ट टू द एम्प्लॉय। यानी कि ये जो डिज़ाइन किया गया है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि एम्प्लॉय जो रिटायर होते थे वो 50,000 की सैलरी पे रिटायर हो रहे हैं और उनको जो पेंशन मिल रहा है वो 1,500 का पेंशन मिल रहा है। तो भाई ये इतना लाइफ स्टैंडर्ड जो मेंटेन कर रहे थे 50,000 पे, वो अब 1,500 पे कहाँ करेंगे, इनको 5,000 मिल रहा है, तो 5,000 पे आप कहाँ कर पाएंगे ये मेंटेन। और ऐसे ही सरकार के पास, ऐसे ही जो जुडिशरी के पास बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये क्वेश्चन गया था और सुप्रीम कोर्ट भी ये सरकार से कह रही थी कुछ इसका करो यार, इतना ज़्यादा लाइफ कैसे मेंटेन होगा इतना कम दाम में, ठीक है। तो इसीलिए सरकार जो है वो इसको लेकर के आई ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन सके, ठीक है। और इसके तहत इसका जो है वो इसका डिमैच होने पे, यानी कि अगर किसी कारणवश इनकी मौत हो जाती है तो 60% जो है वो पेंशन मिलेगा, इमीडिएट ट्रांसफर टू द एम्प्लॉय फैमिली को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और सिमिलर टू द बेनिफिट ऑफर्ड टू द ओपीएस, यानी ओपीएस में जैसे ट्रांसफर किया जाता था वैसे ही कर दिया जाएगा। अगर आप 10 साल का आप सर्विस कर लेते हो इसमें तो आपको जो है वो 10,000 पर मंथ का आपको जो है वो पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। आपको 10 साल से ज़्यादा करने पर उस हिसाब से मिलेगा, लेकिन मिनिमम अगर आप 10 साल कर लेते हो तो आपको 10,000 का पेंशन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब अगर 10वें पॉइंट की बात करते हैं तो 10वां पॉइंट देखिए, यूपीएस डिफर फ्रॉम द गारंटी पेंशन स्कीम। यानी कि एक जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने प्रपोजल लाया था जिसका नाम था आपका गारंटी पेंशन स्कीम, जिसके तहत उनका कहना था कि 33% जो है वो लास्ट पे का आपको जो है वो पेंशन के रूप में दिया जाए। लेकिन इससे ये थोड़ा डिफर है, इसमें क्या है 50% दिया जाएगा आपका लास्ट पे का, लेकिन आपको एवरेज करके दिया जाएगा, तो ये उससे बेटर माना जा रहा है, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, एक बार अगर हम शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं
तो आप जितना भी लास्ट में आप रिटायर हो रहे हो, आप मिनिमम जो है 25 साल की नौकरी करना पड़ेगा आपको यूपीएस लेने के लिए, और आप रिटायर हो रहे हो तो 12 मंथ का जो पे होगा उसका एवरेज करके आपको 50% जो है वो आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर आप मिनिमम 10 साल की नौकरी कर लेते हैं तो आपको जो है वो 10,000 रुपये का पेंशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपका किसी कारणवश या आपके जो पेंशन ले रहे हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनके जो फैमिली है या डिपेंडेंट है उनको 60% का पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें लमसम अमाउंट में मिलेगा जो कि ग्रेजुएटी से अलग होगा और आपके पेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जो कि ओपीएस से ये अच्छा है। क्योंकि यूपीएस में अगर आप लमसम अमाउंट लेते हैं तो वो आपके पेंशन को अफेक्ट करता है, लेकिन इसमें जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक। तो ये आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया यूपीएस क्या है, ठीक। अब चलिए हम और दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद तीनों को कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं, तो देखिए इससे जो बेनिफिट होने वाले हैं वो देखिए 31 मार्च 2025 तक का क्या रहेगा। इसमें एनपीएस चलेगा और उसके बाद आपका यूपीएस लागू हो जाएगा, और इससे जो होगा 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय जो है वो बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई है। स्टेट गवर्नमेंट को बोली है कि अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, और अगर आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय के लिए ये लागू कर दिया है। अगर बात करें अगर स्टेट गवर्नमेंट भी आएंगे तो 90 लाख ऐसे हो जाएंगे जिनको बेनिफिट मिलने वाला है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये जो है वो जो ये आपका रिटायर हो गए, जो ओपीएस में नहीं एनपीएस में रिटायर हो गया, उनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो उनके लिए भी फ़ायदा है। जो 1 जनवरी 2004 से बाद रिटायर हुए हैं कभी भी, तो वो सब भी आएंगे इसी में यूपीएस में आएंगे, यानी कि 50% उनको जो है वो पेंशन के रूप में मिलेगा। तो इतने दिन उनको जो पेंशन कम कम मिला उसका क्या, तो सरकार जो है वो उनको एरियर के रूप में साथ ही इंटरेस्ट के रूप में उनको जो है वो एक मुश्त देगी। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यानी कि अगर आपके पिताजी या फिर कोई आपकी माताजी या फिर कोई भी रिटायर हुआ आपके घर में, जो कि 1 जनवरी 2004 के बाद जॉब में लगा था और उसके बीच में अभी रिटायर हुआ है, या फिर 31 मार्च 2025 के बीच में कभी भी रिटायर होगा, तो ये मत समझिए कि उनको एनपीएस मिलेगा। वो सब सभी जो है वो यूपीएस में आएंगे, सरकार ने कह दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उनको भी 50% का मिलेगा, और इतने दिन की जो पेंशन मिली है जिसमें उनको 50% नहीं मिला है बल्कि कम ज़्यादा मिला है, तो उसका एरियर के रूप में सरकार जो है वो देगी और उसको जो है वो इंटरेस्ट के साथ पे करेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो ये हो गई आपकी जो पूरा है वो यूपीएस के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरा जो एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जो अभी तक चल रहा है और अभी 31 मार्च 2025 तक चलेगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो जनवरी 2004 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था। 1 जनवरी के बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में आए, सबको जो है वो यूपीएस मिल रहा है, ये एनपीएस मिल रहा है, ठीक। इसमें क्या था, देखिए इसमें क्या है, फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट 2009 इट वाज एक्सपेंडेड टू द ऑल कवर ऑफ द सेक्टर। यानी कि देखिए पहले ये था गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, उसके बाद एनपीएस को और भी प्राइवेट सेक्टर में भी लागू कर दिया गया। उसके बाद कोई भी एनपीएस में अपना जो है वो कर सकता था, क्योंकि उनको अगर आप ले सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे पेंशन मिले 60 साल के बाद, तो आप एनपीएस में कर सकते हो, सरकार उसके अनुसार वो जो उसमें जमा करती थी, ठीक है। तो अब अगर इसमें बात करते हैं तो देखिए द एनपीएस ऑफर अ पेंशन अलॉन्गसाइड ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के साथ ये पेंशन देती थी, ठीक है। अब इसमें क्या था, तो देखिए सब्सक्राइबर हैव द चॉइस टू विदड्रॉ अ पोर्शन ऑफ द एक्यूमुलेटेड सर्विस वाइल द रिमेनिंग सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज द मंथली इनकम। यानी कि इसमें जितना भी आपका पेंशन जमा होता था उसमें आप चाहो तो कुछ अमाउंट आप जो है वो एक साथ लमसम ले सकते थे रिटायरमेंट के बाद, यानी कि 60 साल के बाद आप ले सकते थे। लगभग जो है वो 40% या 60% आप ले सकते थे, ठीक है। और बाकी जो 40% बचेगा वो आपको किसी भी फाइनेंशियल फंड में लगाना पड़ेगा, और उसके बाद जो उसका इनकम आएगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो ये थी बात। इसमें यह था कि इसमें 2 तरह के था, देखिए इसमें 2 तरह का चॉइस था, ठीक है। 1 मिनट मैं बताता हूँ। देखिए 2 तरह के चॉइस कौन कौन था, टीयर 1 था और टीयर 2। टीयर 1 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए द टीयर 1 अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ फंड आफ्टर रिटायरमेंट। यानी कि टीयर 1 जो अकाउंट था उसमें क्या था कि जितने भी इसके जो होल्डर हैं वो फंड को विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। और टीयर 2 वाले थे अलाउ द अर्ली रिटायरमेंट प्रोवाइडिंग द मोर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि रिटायरमेंट से पहले भी ये जो है वो अपना फंड को आपका जो है ले सकते थे, ठीक है। अगर हम अंडर एनपीएस की बात करें, इंडिविजुअल एलिजिबल टू विड्रॉ 60% ऑफ द टोटल कॉर्पस एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग द एक्टिव, यानी कि 60% जितना भी आपका जमा हुआ पैसा उसमें 60% आप जो है वो ले सकते हो, और 40% आपको जो है वो नहीं लेना है, क्योंकि ये 40% जो है वो यूटिलाइज करना है टू परचेज एन एन्युनिटी प्रोडक्ट, यानी कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज करना है, चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर और भी कोई डेट या बॉन्ड में लगाना हो, उसमें आप लगाइए, और उससे जो आएगा पैसा वो आपको जो है वो एक तरह से बिफोर द रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन की तरह ऑफर मिलेगा, ठीक है। जो कि 35% अराउंड माना जाता है, लेकिन कभी मिलता नहीं है, इतना बहुत कम मिलता है, ठीक है। अगर एनपीएस की बात करें तो इसमें जो एटीसीसीडी के जो इनकम टैक्स का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है, यानी कि आपका जो एटीसी के तहत आपका जो 1.5 लाख का जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपको जो है वो बेनिफिट हो जाता है, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे फर्दर मोस्ट, तो देखिए विड्रॉवल ऑफ 60% ऑफ द एनपीएस कॉर्पस अपॉन द रिटायरमेंट
कैन बी डन, यानी कि देखिए कैन बी डन टैक्स फ्री मेकिंग इट द मोर एट्रैक्टिव, यानी कि 60% आप जो ले रहे हो, जितना भी आपका एक्यूमुलेट हुआ उसमें से 60%, अगर मान लेते हैं कि 60% आपका हुआ 15 लाख, ठीक है, तो ये जो 15 लाख है ये आपका टैक्स फ्री रहेगा, यानी कि इस पर जो है वो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था, बहुत ज़्यादा लोग इसीलिए एनपीएस में इनरोल करते थे क्योंकि उनको जो टैक्स फ्री मिल जाता था बहुत सा आपको रिटायरमेंट के समय, ठीक। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको सबसे ज़्यादा चॉइस रखते हैं, सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम, इसी के लिए धरना प्रदर्शन होता है और इसी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी जो है वो सरकार लाई है, ठीक है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या था उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम था, ठीक है, इसमें एक चीज़ और था, इसमें ये था कि न्यू पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉय था, ठीक है, एम्प्लॉय EMPLOY एम्प्लॉय था, इसको 10% अपने सैलरी का कट मारना पड़ता था, और जो इसमें गवर्नमेंट थी, जो सरकारी एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट थी, वो आपका 14% पे करती थी, ठीक है। और यही 10 और 14 जो 24% था, यही आपका जो एक तरह से जो वो जमा होता रहता था और रिटायरमेंट के टाइम पे इसी से मिलता था, ठीक है। 60% आप चाहे एक साथ निकाल सकते हो और 40% का आप जो है वो एक जमा कर सकते हो, जिसके तहत आपको जो है वो पेंशन मिलेगा, ठीक। ये था। लेकिन इसमें क्या है, देखिए 10% एम्प्लॉय को देना पड़ रहा है और 14% एम्प्लॉयर को देना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी केस में से गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, लेकिन प्राइवेट के केस में जो भी कंपनी है वो एम्प्लॉयर होती है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम में बात करें तो सबसे ज़्यादा इसीलिए इसको डिमांड किया जाता है क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो 0% था, यानी कि कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन करती थी वो सरकार करती थी 100% का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 50% आपको जो है वो पेंशन देने के लिए, आपका लास्ट जो पे है, लास्ट पे का अगर हम बात करते हैं उसका 50% आपको जो पेंशन देने के लिए आपका जो पे करती थी वो सरकार 100% पे करती थी, और इसीलिए अभी भी इसका पूरी तरीके से डिमांड किया जा रहा है। यूपीएस आने के बाद जो है वो थोड़ा बहुत डिमांड कम होगा, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि इसमें एम्प्लॉय को 0% पे करना पड़ता है और इसीलिए इसका डिमांड बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब चलिए हम देखते हैं इसका, देखिए क्या है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसके बारे में पूरी तरीके से जानते हैं। देखिए अंडर द रेगुलेशन ओपीएस गारंटी दैट द रिटायरमेंट अपॉन द रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट पर एन एम्प्लॉय विल रिसीव 50% ऑफ देयर सैलरी एज ए पेंशन विद इन ओपीएस, देयर इज ए मैकेनिज्म इन द प्लेस नॉन एज द जनरल प्रोविडेंट फंड GPF which enable government to set aside a portion of their income. This amount will readily be repaid on the accumulation of the interest. देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या था, अगर मान लेते हैं कि आप रिटायर हो रहे हो 50,000 की सैलरी पे, तो आप रिटायर होने के साथ ही आपको 25,000 का जो है वो पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि आपका जो है वो जितने साल आपने नौकरी किया आपका जो है वो GPF कटता है, GPF कुछ अमाउंट कटता है 10% 15% ये कटता है, तो ये जितने भी साल आपने नौकरी किया और जितना भी आपका कटा उसको इंटरेस्ट के साथ आपको जो है वो मिल जाता है, ठीक है। इसके साथ आपको उसी समय रिटायरमेंट के टाइम आपको मिल जाता है, ठीक। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के साथ आपको मिलता है, साथ ही आपको जीपीएस के मैंने बता दिया। और अगर हम बात करेंगे तो हाँ इसमें जो है वो आपको क्या है, जीरो, आपको कोई भी या ये इसमें जो है वो नहीं करना पड़ता, कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता। यानी कि ये जो 25,000 आपको मिल रही है वो सरकार को 100% लगाना पड़ रहा है आपको देने के लिए, 100% जो वो सरकार आपकी पे कर रही है, आपको कोई भी कट नहीं करना, जो कि एनपीएस में करना पड़ता था, ठीक है। और अगर इसमें हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इसमें अभी क्या है, देखिए अभी इसमें है कि आप 50,000 की सैलरी पे हैं और मान लेते हैं कि आप रिटायरमेंट से 4 महीने पहले प्रमोट हो गए जिसमें आपका 75,000 की सैलरी हो गया, ठीक है। तब अब आपका लास्ट पे कितना होगा 75,000, तो 75,000 का 50% कितना हो गया, 75,000 का 50% हो गया आपका जो है वो लगभग हो गया 35 दूना 70 और 37,500, ठीक है। तो 37,500 आपको मिलने लगेगा। अब अगर हम यही सिनारियो लेते हैं यूपीएस में जो अभी आया है तो इसमें आपको अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि यूपीएस में कहा गया है कि लास्ट जो 12 महीने का सैलरी है उसका एवरेज का 50% मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि आप 8 महीने के बाद आप जो 4 महीने के लिए प्रमोशन हुआ और आपको 75,000 की सैलरी मिलने लगी 50,000 से, ठीक है। तो 8 महीने तक आपको 50,000 की सैलरी मिल रही है, तो इस हिसाब से आपको 8 महीने जो टोटल मिला वो आपको जो है वो 4 लाख की सैलरी मिली, ठीक है। आपको 4 लाख की सैलरी मिली और 75,000 के हिसाब से 4 महीने की सैलरी आपको जो है वो 3 लाख की सैलरी मिली, तो टोटल आपको जो है वो 7 लाख की सैलरी मिल गई, ठीक है। 7 लाख की सैलरी मिली और टोटल जो है वो 12 महीना, तो डिवाइड करेंगे अगर तो 58,000 के आसपास आएगा आपका, ठीक है। 58,000 कुछ आएगा, मैं 58,000 का राउंड फिगर लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 58,000 आपका जो है वो एवरेज आया। अब एवरेज का 50% मिलेगा, यानी 58,000 का
50%, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50% की अगर बात करते हैं तो 25 दिन 28,000 मिलेगा। तो आपको इस केस में देखिए अभी जो आया उसमें 28,000 मिलेगा, जबकि OPS में जो है वो 37,500 मिल रहा था, लेकिन अभी आपको 28,000 मिलेगा आपको, ठीक। तो यही है अंतर जिसकी वजह से अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि OPS आना चाहिए, ठीक है। जबकि UPS जो है वो एक तरह से कम्पनसेट कर दिया है लगभग, लेकिन थोड़ा बहुत कम जो है वो रह गया है, इसीलिए अभी भी डिमांड कर रहे हैं OPS के, ठीक। तो ये आपने समझ लिया OPS के बारे में। OPS में क्या था, 0% का कंट्रीब्यूशन था, कोई नहीं था। अब चलिए हम तीनों को कंपेयर करके आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि तीनों में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे पहले पेंशन की बात करते हैं। तो देखिए अभी जो UPS अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके तहत आपका जो वो 50% ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 12 मंथ पे सैलरी, यानी कि 12 महीने का जोड़ करके जो एवरेज बनेगा उसका जो 50% रहेगा, ये आपको एश्योर्ड रहेगा, यानी आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप 25 साल की नौकरी कर लेते हैं तो, ठीक है। अगर NPS की बात करते हैं, ये नेशनल पेंशन स्कीम जो अभी तक लागू है, उसमें आपको नॉट एश्योर्ड है, कुछ भी मिल सकता है, कॉर्पस के हिसाब से कितना आपका फाइनेंशियल फंड चल रहा है उसके हिसाब से। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो 50% ऑफ द लास्ट सैलरी, यानी कि आप रिटायरमेंट होने के लास्ट महीने में जितनी सैलरी पाते हैं उसका 50% आपको मिलेगा। जबकि अभी जो आया है उसमें एवरेज 12 महीने का जो 50% है वो मिलेगा, ठीक है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं कि इसमें कर्मचारी को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो UPS में एम्प्लॉय जो कर्मचारी है उसको 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बेसिक पे और DA का। NPS में भी 10% करना पड़ता था, जबकि OPS में 0 करना पड़ता था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो सरकार इस केस में एम्प्लॉयर है सरकारी की, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी, तो UPS में 18.5% कंट्रीब्यूट करने की बात कह रही है, और अभी तक जो NPS में कंट्रीब्यूट करती आ रही है वो 14% कंट्रीब्यूट करती आ रही है। जबकि उस केस में OPS के केस में 100% जितना भी पेंशन था वो सरकार 100% पे करती थी, ठीक है। इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था एम्प्लॉय का। ग्रेजुएटी की बात करते हैं तो तीनों के ग्रेजुएटी मिलेगा, जिसको आपको बोलते हैं टोकन बोल ले आप, एक तरह से अप्रिसिएशन करने के कि आपने इतने साल तक काम किया। लमसम अमाउंट की बात करते हैं तो इसमें UPS जो है वो OPS को बीट करता है। कैसे, देखिए लमसम अमाउंट में आपको 1/10 ऑफ द सैलरी फॉर द एवरी 6 मंथ ऑफ द कंप्लीटेड ईयर, यानी कि अगर मान लेते हैं 30 साल आपने काम किया है तो इस हिसाब से 6 महीने के करके आपको 60 बार मिलेगा 1/10 ऑफ द लास्ट महीने की सैलरी के हिसाब से, ठीक है, लमसम मिलेगा। और ये जो है वो आपके पेंशन के अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं OPS की, तो OPS में 40% ऑफ द टोटल एक्यूमुलेशन अमाउंट जो है वो आप ले तो सकते हैं, लेकिन आपका जो पेंशन अमाउंट है वो गेट रिड्यूस, यानी कि अगर आप लमसम अमाउंट ले लोगे 40% रिटायरमेंट के टाइम पे, तो आपका जो पेंशन अमाउंट है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए पेंशन अमाउंट जो है वो कोई रिड्यूस नहीं होगा, ये इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। इसमें ये जो है वो OPS को बीट करता है UPS। और अगर NPS की बात करते हैं तो 60% टोटल एक्यूमुलेशन जो है वो आप 60 साल की उम्र पे निकाल सकते हैं, बाकी 40% जो है वो आपको रखना पड़ेगा, किसी भी आपको फाइनेंशियल फंड में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको पेंशन मिले। अगर मिनिमम सर्विस ईयर की रिक्वायर्ड की बात करते हैं तो UPS में आपको 25 साल की चाहिए आपको, ठीक है। और इसमें बात करते हैं तो पेंशन जो है वो 60 साल से स्टार्ट होता है, 60 साल के हो जाएंगे तब आपका स्टार्ट हो जाएगा, और OPS में आपको 25 साल तक चाहिए। अगर हम बात करें UPS में, तो UPS में अगर आपने 10 साल तक कर लिया तो आपको 10,000 का जो है वो आपको जो है वो पेंशन मिलना आपको लाजमी हो जाएगा, यानी ये सरकार जो है वो कह चुकी है कि 10 साल अगर आपने सर्विस कर लिया है तब आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। UPS जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, और तो और जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं जो 1 जनवरी 2004 में लगे हुए हैं उसके बाद से रिटायर हुए हैं, उन सबको जो है वो UPS मिलेगा, एरियर के रूप में उनको मिलेगा, और साथ ही जो है इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी एकदम पूरी खबर, और ये पूरा एकदम एनालिसिस करके बताया कि UPS से क्या फ़ायदा है और NPS और OPS कैसे अंतर है, ये तीनों से, तीनों को मैंने एक्सप्लेन करके बताया। तो इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।